एजुकेशन बाय मोहित सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31, किसी एक 3 कार्बन वाले डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला लिखो। तो 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड 1 कार्बन, 2 कार्बन एंड 3 कार्बन। तो ये 3 कार्बन हो गए। अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो 2 COOH लगा दिए मैंने, और इसका नाम क्या हो जाएगा। तो मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है, OMSGAP। तो ओम्स ऑक्जेलिक एसिड, M मेलोनिक एसिड, S सक्सिनिक एसिड, G ग्लूटेरिक एसिड, A एडिपिक एसिड और P पामिटिक एसिड। इसमें 2 कार्बन परमाणु होते हैं, इसमें 3, 4, 5, 6 और 7। ऑक्जेलिक एसिड आपका COOH और COOH। अब इसमें सब में एक एक CH2 बढ़ाते जाओ, ये एसिड आपके बनते जाएंगे। तो ये 3 कार्बन वाला है मेलोनिक एसिड। यदि ये 4 कार्बन वाला होता, मान के चलो COOH, CH2 का होल ट्वाइस और COOH, तो ये आपका बन जाता सक्सिनिक एसिड। तो मेलोनिक एसिड, एडिपिक एसिड, इनके IUPAC नाम पूछे जाते हैं, इनको आप अच्छे ढंग से कर लें और ये ट्रिक आप पे आनी चाहिए, ओम्स गैप। क्वेश्चन नंबर 32 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है एमीन की अम्लता कितनी होती है। तो एमीन RNH2। अब आपको पता है एमीन क्षारीय प्रकृति के होते हैं, बेस होते हैं ये। तो बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे मैं HCl के साथ रिएक्ट करवा दूं तो RNH3, बेस का काम होता है H+ को गेन करना, तो NH3+ और Cl-। अब इसने अम्ल से कितने H+ ग्रहण किए, एक H+ को ग्रहण किया है। तो जितने H+ को ग्रहण करे वही उसकी क्या होती है, अम्लता। क्योंकि इसने अपना अम्लता त्यागी और इसने इसकी अम्लता को ग्रहण कर लिया, तो ये एक अम्लीय है, मोनो एसिडिक है या एक अम्लीय है। ये एमीन कितने होते हैं, एक अम्लीय क्षार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है आपसे, देखो क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है सरसों के तेल जैसी गंध वाले पदार्थ का सूत्र लिखिए। तो सरसों के तेल जैसी गंध आती है, इसके लिए हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी, जिसमें उत्पाद बनता है मेथिल आइसोथायोसाइनेट। तो ये ऐसे सल्फर, तो इस पदार्थ में सरसों के तेल के समान स्मेल आती है और हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में ये कंपाउंड बनता है मेथिल आइसोथायोसाइनेट। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है यूरिया की अम्लता लिखो। देखो यूरिया NH2CONH2, ये यूरिया होता है। अब इसकी अम्लता, जब इसकी रिएक्शन भी किसी एसिड के साथ की जाती है तो ये क्या करता है, एक H+ को ग्रहण कर लेता है, और जो जितने H+ को ग्रहण करेगा जो क्षार, वो उतना ही ज़्यादा, उतना ही अम्लीय होगा। तो ये भी क्या होता है, एक अम्लीय क्षार होता है आपका। ये एक अम्लीय क्षार होता है, ये अपना एक ही लोन पेयर H+ को देता है। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। यूरिया किस पदार्थ से क्रिया करके N2 गैस त्यागता है। तो यूरिया नाइट्रस अम्ल के साथ जब क्रिया करता है HNO2 के साथ, तो नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके टूट जाता है और नाइट्रोजन गैस यहां से रिलीज होती है। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। समपक्ष व विपक्ष ब्यूट-2-ईन में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। तो इसको अपन बनाते हैं समपक्ष व विपक्ष ब्यूट-2-ईन। तो ब्यूट का मतलब क्या हो गया आपका, 4 कार्बन। तो ये मैंने 2 कार्बन ले लिया आपके, एक CH3, H, H और CH3, ये दोनों पास पास आ रहे हैं 90 डिग्री के एंगल पर, तो ये आपका हो गया समपक्ष ब्यूटीन। और ये 2 कार्बन, और इनको मैं विपक्ष पोजीशन पर ले लेता हूँ 180 डिग्री के एंगल पर, तो ये आपका हो गया विपक्ष ब्यूट-2-ईन। अब देखो CH3 का होता है +I इफेक्ट, और +I इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन देना, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और इसी प्रकार ये CH3 भी इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन देगा तो देखो इसके घटक बनाते हैं हम, ये तीर नीचे जा रहा है तो एक तीर इधर जाएगा और एक तीर नीचे जाएगा और ये कैंसिल आउट। दूसरा तीर इधर की ओर आ रहा है, इसके भी घटक बनाए तो ये घटक बनेंगे इसके। तो देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में और ये दोनों कैसे हो गए, सेम डायरेक्शन में, तो ये जुड़ जाएंगे और जुड़ जाएंगे तो म्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा। जबकि यहाँ देखें तो इसका भी +I इफेक्ट है, ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, और इसका भी +I इफेक्ट है, ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो दोनों तीर अपोजिट डायरेक्शन में और अपोजिट में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो विपक्ष ब्यूट-2-ईन का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो 0 होता है।
नेक्स्ट 37, क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। कुर्सी व नौका किस यौगिक के संरूपन है? अब कुर्सी और नौका की यदि अपन बात करें तो ये टॉपिक 2021 में सिलेबस से हटा दिया है वैसे तो, लेकिन मैं आंसर बता देता हूं आपको। ये साइक्लोहेक्सेन के संरूपन होते हैं और कुर्सी व नौका साइक्लोहेक्सेन के संरूपन होते हैं आपके, जो दो प्रकार से संरूपन दर्शाते हैं। एक तो होता है चेयर फॉर्म और एक होता है आपका इस तरह से, तो आपका चेयर फॉर्म बनता है और बोट फॉर्म आपका हो जाता है इस तरह से। तो ये साइक्लोहेक्सेन के संरूपन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, रैसमिक मिश्रण किन पदार्थों के मिलने से बनता है? तो 50-50 मिश्रण को रैसमिक मिश्रण के नाम से जाना जाता है। जब 50% स्मॉल डी और 50% स्मॉल एल समावयवी आपस में मिल जाते हैं तो रैसमिक मिश्रण का निर्माण होता है। एनेंशियोमरिक मिक्सचर भी इसको कहा जाता है। 50-50 मिश्रण के नाम से भी इसको जानते हैं। प्लस माइनस मिश्रण भी इसको बोलते हैं, प्लस माइनस मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 39, रैसमिक मिश्रण 39, टार्टरिक अम्ल में कितनी असम्मित कार्बन है? तो टार्टरिक अम्ल में असम्मित कार्बन, टार्टरिक अम्ल का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, COOH CCOOH। अब इसमें देखो, एक तरफ तो मैं ऐसा कर सकता हूं OH दोनों एक साइड में लगाऊं और HH एक साइड में लगा दूं। दूसरा मैं लिख सकता हूं COOH CCOOH। एक बार OH इधर लगाऊं, एक बार OH इधर लगाऊं, H और H। अब देखो इसमें तो सम्मिति पाई जाती है, तो ये सेम नेचर के कायरल कार्बन हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इस वाले कंपाउंड में देखें हम तो यहाँ पर कोई सम्मिति नहीं है, और सम्मिति नहीं है तो मैं इसको एक कायरल सेंटर ये बोल दूं और एक कायरल सेंटर ये बोल दूं। इसी प्रकार ये कायरल तो है क्योंकि चारों वैलेंसी अलग है और ये भी अलग है, लेकिन ये प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री की उपस्थिति के कारण। तो वो पूछ रहा है हमसे असम्मित कार्बन या कायरल कार्बन, तो इसमें दो असम्मित कार्बन उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, देखो क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है ब्यूटेन 2 ऑल के प्रकाशिक समावयवियों की संख्या लिखिए। तो ब्यूटेन 2 ऑल, तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं क्वेश्चन नंबर 14 का, 1 2 3 4, और ये आपका OH क्योंकि 2 ऑल कह रहा है वो, CH3, बैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं हाइड्रोजन लगाकर। अब देखो इसमें एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है, 1 कायरल सेंटर प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा। D और L दो समावयवियों का यहाँ पर निर्माण करेगा, तो ये दो प्रकाशिक समावयवी यहाँ पर बनाएगा आपके। क्वेश्चन नंबर 41, यूरिया को धीमी गति से 155 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर बनने वाला उत्पाद होगा। तो यूरिया को जब 155 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो बाईयूरेट का निर्माण होता है। इसकी रिएक्शन होती है आपकी NH2CO NHH, मैंने खोल कर लिख लिया है, H NH C डबल बॉन्डो NH2। यहाँ से जब इसको आप 155 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करोगे तो यहाँ से आपका अमोनिया मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और ये आपस में जुड़ जाते हैं, NH2CO NHCO NH2, और इसे बाईयूरेट बोला जाता है, जो कि यूरिया के परीक्षण में काम में आता है। यदि आप इसे 155 की जगह 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करोगे तो साइनिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसके 3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर साइन्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, यूरिया का IUPAC नाम लिखिए। तो यूरिया का IUPAC नाम क्या हो जाएगा, NH2CO NH2। देखो एक ही कार्बन है और ये एमाइड है आपका, और एक कार्बन से मैथ बोलते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो NH2 समूह के कारण हम इसे बोलेंगे एमिनो, और एक कार्बन से मैथ और ये एमाइड है तो इसका नाम हो जाएगा एमिनो मैथेनेमाइड, एमिनो मैथेनेमाइड। ये यूरिया का IUPAC नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है ज्यामितीय समावयवता मैलेइक अम्ल का कौन सा रूप होता है, या मैलेइक अम्ल में कौन सी ज्यामितीय समावयवता पाई जाती है। तो मैलेइक और फ्यूमेरिक ये दोनों आपको पता होना चाहिए किसको बोला जाता है। तो मैलेइक अम्ल होता है आपका C डबल बॉन्ड C COOH COOH
H और H। और एक दूसरा रूप होता है इसका COOH, COOH, H और H। इसको बोला जाता है फ्यूमेरिक अम्ल और इसको बोला जाता है मैलाइक अम्ल। ये दोनों आपस में ज्यामितीय समअवयवी होते हैं। अब इसमें दोनों पार्ट एक ही ओर आ रहे हैं 90 डिग्री के एंगल पर, तो ये कौन सा रूप हो जाएगा आपका? समपक्ष रूप हो जाएगा। और यदि फ्यूमेरिक अम्ल पूछता तो वो हो जाता आपका विपक्ष रूप। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, कौन सा यौगिक ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित नहीं करता है? तो वे यौगिक ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित नहीं करते जिनमें सममितीय तत्व पाए जाते हैं, POS, COS या फिर AOS। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इनमें से कोई भी सममिति यदि पाई जाती है तो वो ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 45, नाइट्रोबेंजीन में कौन सा निर्देशकारी प्रभाव होता है? तो नाइट्रोबेंजीन, देखो नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है और विद्युत ऋणता ज्यादा होने के कारण ये क्या करेगा? नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अब नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेंगे? रिंग से। तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। यदि इलेक्ट्रॉन रिंग से जाते हैं तो मेटा निर्देशकारी प्रभाव होता है वहां पर, और रिंग में आते हैं तो वहां पर ऑर्थो और पैरा निर्देशकारी प्रभाव होता है। तो नाइट्रोबेंजीन का मेटा निर्देशकारी प्रभाव होता है, आने वाला जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो आपका मेटा पोजीशन पर आकर जुड़ेगा, क्योंकि इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा।